सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अतुल गोयल आप सबका स्वागत करता हूं और आज इस माध्यम से आपसे मिलने की वजह एक इम्पॉर्टेंट वजह है, तो इस मैसेज को ज़रूर सुनिएगा। अभी एसएससी ने अनाउंस किया 70,000 वैकेंसीज और अभी एसएससी सीएचएसएल 2021 की आंसर की भी आई। उसी से रिलेटेड कुछ बात मैं बताने जा रहा हूँ। अगली 1 डेढ़ साल में ये 70,000 वैकेंसियों को फिल करने का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस आसान किया जा रहा है, बस वैकेंसी ज़्यादा है बट कंपटीशन भी उतना ज़्यादा है और लेवल ऑफ पेपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें जब से टीसीएस ने पेपर बनाना शुरू किया 2018 एडिशन से, तो आपके पिछले 2 3 सालों का एक अलग टाइप का पैटर्न था और अब धीरे धीरे वो एक अलग पैटर्न पे शिफ्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी है स्पेशली मैथ्स में कि जो पेपर्स अब होते जा रहे हैं, जैसे अभी मेंस होना बाकी है सीजीएल 21 का, अभी 21 सीएचएसएल जो हुआ है, इसमें अच्छे क्वेश्चंस छाट के और आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि सीएचएसएल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 42 शिफ्ट्स थी, 1050 क्वेश्चन थे मैथ्स के। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस के लिए गो थ्रू किया और मैंने देखा कि कुछ सवाल ऐसे थे जो आपको जानना और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़े से डिफरेंट हटके सवाल थे या थोड़े टफ सवाल थे, कुछ इवन सवाल मुझे लगे जो मेंस लेवल के थे, सीजीएल मेंस लेवल के। तो वो सारे 25 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और आप ज़रूर इन सवालों को देखिएगा अपने एग्ज़ाम की बेटर प्रिपरेशन के लिए और इनको रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप मुझे फ्यूचर मैथ्स कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और शुरू करते हैं आज का बड़ा ही मज़ेदार सेशन। ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। यहाँ पे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। ये जो शॉपकीपर हैं, विक्रेता हैं, इनकी मशीन खराब हो गई है। डिसऑनेस्ट तो नहीं है ये, बट कॉन्सेप्ट वही है कि जहाँ इन्हें 1 किलो उसका सामान देना चाहिए था, वहाँ ये अपनी मशीन की गलती की वजह से 900 ग्राम ही कस्टमर को दे रहे हैं। है ना? इस तरीके के क्वेश्चन का मैं आपको एक ऐसा तोड़ बताऊँगा आज कि आपको कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है? पहले ध्यान से सुनिए। अगर उसको 20% का मुनाफ़ा मिलता था पहले, यानी कि ₹100 का अगर उसको खरीद पड़ता था कोई सामान, तो 20% ज़्यादा बढ़ा के वो बेचता था ₹120 में। अभी क्योंकि ये दिक्कत आ गई है, तो उसने संतावना के लिए क्या किया कि वो कहा कि मैं जो चार्ज करता था उससे 10% कम चार्ज करूँगा कस्टमर से, ताकि उनका भी कम नुकसान हो। तो अभी 120 में अगर 10% हटा दें, 12 हटा दें, ₹108 में अभी वो बेच रहा है। अभी भी क्लियरली दिख रहा है कि वो प्रॉफ़िट में तो बेच रहा है। बट अभी हम लोगों को ये वेट वाला भी फैक्टर कंसिडर करना चाहिए। अब ध्यान से देखिए हम लोग कैसे इसका प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ये रेशियो आपको बनाना है बोथ सीपी केस के लिए भी और सेलिंग केस के लिए। कैसे बनाएँगे? आपको एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, उसका रेशियो बनाना है। अगर सीपी के टाइम पे मुझे एक्चुअल प्राइस जो मैंने कंसीडर किया है वो ₹100 है, ठीक है? इसके खरीदने का प्राइस ₹100 है और खरीदते टाइम कुछ भी नहीं लिखा है कि ये चीटिंग कर रहा था या इसे गलती से ज़्यादा या कम वेट मिला। तो मैं मानता हूँ इसे 1 किलो ही मिला होगा, यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है? ग्राम में इसलिए कर लिया ताकि कैलकुलेशन सिंपल। ऐसे ही एसपी का रेशियो बनाना है। एसपी इसका फाइनल सेलिंग प्राइस कितना है एक्चुअल? 108, ₹108 ये कस्टमर से चार्ज करेगा और एक्चुअल में ये वेट उसे कितना दे रहा है इस 108 का? 900 ग्राम ही दे रहा है, 1 किलो की जगह। तो एक्चुअली में कस्टमर को ₹108 देके 900 ग्राम का सामान मिल रहा है। ठीक है? तो एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो बनाते हैं हम लोग इस तरीके से। इसे सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है? तो यहाँ से 1, 2, 1, 2 ये 0 गए, 1 0 यहाँ गया, 1 0 यहाँ गया और ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो 90:1:8। ये सीपी और एसपी का फाइनल रेशियो बनता है। यहाँ 18 से ये जा रहा है 5:6। ठीक है? अब यहाँ से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये आपका फाइनल फैक्टर है। सीपी 5 है, एसपी 6 है, दोनों में फ़र्क कितने का है? 1 का फ़र्क है। तो मुनाफ़ा हो रहा है 1 का, एसपी ज़्यादा है और अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपको कर देना है और यहाँ से डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि है 20%, दैट इज़ ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आई? आपको बस ये प्राइस और क्वांटिटी वाला रेशियो बनाना है। इसमें अगर एक केस होता है कि बाइंग के टाइम पे भी चीटिंग करे,
तो भी आप यहाँ पे एक्चुअल वेट जो वो बाइंग के टाइम पे ले रहा है, ठीक है, वो रख देंगे तो आपको वहाँ से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोगों ने सीजीएल 2021 में देखा हाइट एंड डिस्टेंस के कांस्टेंट क्वेश्चंस आए, बट इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा गया लैडर का। एक लैडर है, सीढ़ी है, जो 25 मीटर की है। तो ये 25 मीटर मान लीजिए, ये ऐसे दीवार के सहारे टेढ़ी होके रखी है, इस तरीके से कि इसकी जो फुट है, बेस है, ये आपकी बिल्डिंग से 7 मीटर की दूरी पे है, इस तरीके से, है ना? अभी ये मुझसे बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर ये लैडर स्लिप कर जाती है 4 मीटर ऊपर से, यहाँ से मतलब इसे स्लिप कराया जाता है, तो कुछ इसका नया फिगर कैसा बन जाएगा? मान लेते हैं ये स्लिप होके कुछ ऐसे हो गई, ठीक है? ऊपर से नीचे जाएगी तो नीचे से भी खिसकेगी। ये आपको वैल्यू दी हुई है 4 मीटर और आपको बताना है कितना इसका फुट लैडर का फ्लाइट किया है, ये वाली वैल्यू आपको बता। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये 7 है, ये 25 है, यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल अगर मैं मान लूँ, ये मेरी ए, बी और सी था, ये डी है, ये ई है, ठीक है? तो अभी ध्यान से आप देखिएगा, ट्रायंगल एबीसी में मैं कह रहा हूँ, उसमें आपके पास एबी भी है 7 और एसी भी है 25, तो इसमें आप बीसी निकाल सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस, पाइथागोरस लगा के। तो 7, 24 और 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है? अगर आपको नहीं याद हो, तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो मेरी वैल्यू डायरेक्टली बीसी की कितनी आ गई? ये वैल्यू पूरी मेरी आ गई 24। इसमें से 4 मीटर वो खिसक गई, यानी कि बीडी की वैल्यू क्या बची? बीडी की वैल्यू बची 20, ये बचा 20। अब अगेन मुझे क्या निकालना है? मुझे पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल बीईडी, ध्यान से देखिएगा, बीईडी में मुझे क्या-क्या पता है? ईडी अगेन सीढ़ी है, तो सीढ़ी की लेंथ तो चेंज हो नहीं जाएगी। ईडी हमारा 25 ही रहेगा, सीढ़ी की जो लेंथ है, और बीडी अभी मुझे पता चल गया है। बीडी कितना हो गया? 20। तो यहाँ से मुझे बी की वैल्यू निकल आएगी पाइथागोरस लगा के। बी क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 25 स्क्वायर माइनस 20। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। ये 15 डायरेक्टली मैंने कैसे किया? अगेन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का ये रूल है, अगर 3:4:5 की रेशियो में साइड्स हैं, तो पक्का है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 × 5 25, 5 × 4 20, तो ये हो जाएगी 5 × 3 15। अगर b 15 है और उसमें से ab 7 है, तो इसको माइनस कर दूंगा अगर मैं, तो कितनी आ जाएगी ae की हाइट? 8, यानी कि 8 मीटर इसके बेस से भी ये खिसक गई, है ना? अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन सीजीएल में अभी तक आपसे नहीं पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन अलजेब्रा का है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको अलजेब्रा में एक रूल बताया हुआ है कि कभी भी आप देखिए तो देखिए आपको निकालना क्या वैल्यू है, उस हिसाब से चलिए। हमें यहाँ पे आपको निकालना है r की पावर 4 प्लस 1/r³। अब यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी दिख रही है या कोई टाइप का फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ से हिंट मिलती है कि हम लोग क्या करें, ये वाला जो हमें इक्वेशन दिया है इसको पूरा वो कर लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 16r, और यहाँ से मुझे मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 16r प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखें, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, और ये है 2 × 8 × आर, यानी कि ये आर माइनस 8 का स्क्वायर है। आर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा यहाँ से, और आर क्योंकि 8 आ गया, अभी डायरेक्टली आपको क्या चाहिए? बस 8 की पावर 4 प्लस 1/8 की पावर, और 8 की पावर 4 होती है 4096। अगर आपको नहीं पता है तो 8 का क्यूब 512 में से 8 फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना? और दूसरी चीज़ प्लस करना है हमें 1/512, ठीक है? तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरीके से आप लिख सकते हैं जैसे ऑप्शन 1 दिया गया। ठीक है? ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा क्योंकि जनरली हम लोग तुरंत डायरेक्ट फॉर्मूले ढूंढने की कोशिश करते हैं, कैसे इसे इस फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, सीजीएल में पहले पूछा जा चुका है, बट टफ क्वेश्चन है। ठीक है? प्रेशर सिचुएशन में आपको, अभी देखिए ये क्वेश्चन 2017 में लास्ट टाइम पूछा गया था।
और फिर से ऐसा आया है, यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, मोल्डिंग की जा रही है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, शेप में, और थोड़ा बहुत यहाँ पे वेस्टेज भी हो रहा है। तो और इसकी कैलकुलेशन वन ऑफ द टफेस्ट कैलकुलेशन है पूरे आज तक जितनी भी कैलकुलेशन पूछी। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा ये क्वेश्चन। 15 स्फेयर्स हैं जिनका रेडियस 5 है। एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू 5 क्यूब, और 15 स्फेयर्स हैं तो टोटल 15 हैं। इनको पिघला के एक बड़ा स्फेयर बनाया जाता है। तो इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ दोनों की वॉल्यूम को, 4/3 पाई, इसका रेडियस आर, बड़ा कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, 35% वेस्ट भी हो रहा है, यानी कि ये जो पूरी क्वांटिटी है इसका केवल 65% ही प्रयोग करके ये नया स्फेयर बनाया है। तो यहाँ से मैं इसको 65/100 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, क्योंकि 35 तो गया, 35 पार्ट हमारा जा चुका है। इसको बस इक्वेट करके आपको रेडियस बताना है इस बड़े स्फेयर का। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा सिंपल है यार, अब यहाँ से क्या ही बचा। बट अभी आप कैलकुलेशन पार्ट को अगर देखें, यहाँ से मेरा 4/3 और पाई ये दोनों कांस्टेंट हट गए। अब मैं सॉल्व करूंगा तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 13/20 टू 15 इंटू 5 क्यूब को मैं एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ क्योंकि इधर भी क्यूब है। ठीक है, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, 39/4 इंटू 5 क्यूब। इस वैल्यू का आपको क्यूब रूट लेना है, तब आपको रेडियस मिलेगा। अब आप सोचिए, इस तरीके का कभी आपको कैलकुलेशन आई है एग्जाम में, और CHSL के पेपर में ऐसी कैलकुलेशन पूछी जा रही है। उस समय तो बच्चा जब पहली बार देखेगा तो कहेगा यार कुछ गलत कर दिया मैंने, इस तरीके का आ ही नहीं सकता है ना। तो बट एक्चुअल में ऐसा ही था। अब ये जो 5 क्यूब है ये तो बाहर आ जाएगा, आपका 5 बाहर आ गया और अंदर रहेगा क्यूब रूट ऑफ 39/4। यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन की ब्यूटीफुलनेस पता चलेगी कि कैसे हम लोग अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करके आंसर निकालते हैं। कोई और तरीका ही नहीं है यहाँ, क्योंकि आप अगर लॉन्ग डिवीजन से क्यूब रूट निकालने जाएंगे तो आपका एटलीस्ट यहाँ पे 5-6 मिनट उसी में वेस्ट हो जाएगा। 39/4 को पहले डेसिमल में लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 9.75। होल टेन ज़ा 40 होता है, इसका हमें क्यूब रूट चाहिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्यूब रूट की अगर बात करें तो 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब होता है 27। अगर आप यहाँ पे इस फैक्टर से जाएं तो यानी कि 2 और 3 के क्यूब के बीच में काफ़ी फ़र्क है, 8 और 27। यानी कि अगर 9.75 जिसका भी क्यूब होगा वो 2 के एकदम नज़दीक वैल्यू होगी और 2 से बड़ी वैल्यू होगी। मैं मान लेता हूँ लगभग लगभग ये 2.1 करके कुछ होगा इंटू 5। अगर इस मेथड से मैं जाता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 10.5 सेंटीमीटर, और आपका एक्चुअल आंसर क्या है, 10.68 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ही अप्रोक्सीमेशन करके यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते थे, और इसके अलावा कोई तरीका है नहीं, और इसीलिए आपको ऑप्शंस भी थोड़े दूर-दूर दिए हुए हैं। ठीक है, 12.68 के लिए यहाँ ज़रूरी था एटलीस्ट 2.5 आप अप्रोक्सीमेट करते तो आता 12.5, बट 2.5 तो 2 और 3 के बीच की वैल्यू हो गई। तो वो यहाँ पे क्यूब में भी लगभग इन दोनों के बीच की कुछ वैल्यू देगा। यानी कि कम से कम नहीं तो वो 16-17 के आसपास की वैल्यू तो देगा ही ना। बट यहाँ पे क्योंकि 9.75 ही है, तो आपको इस तरीके से अप्रोक्सीमेट करना था इस क्वेश्चन में। मुझे कैलकुलेशन वाइज ये क्वेश्चन सबसे ट्रिकी लगा, क्योंकि एक बार तो आपको देखना पड़ेगा कैसे अप्रोक्सीमेट करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा नई लैंग्वेज में। रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है आपको इस टर्म का। ठीक है, 27 मई को इस शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपको टर्म दिया है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, यानी कि ऐसी कौन सी चारों ऑप्शंस में ऐसी वैल्यू है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे इसमें कोई भी रूट नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं तो आपको रैशनल बनाना है। तो सबसे आसान तरीका इसमें यही है कि आप डायरेक्टली सारे ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके देख लें, और आपको जो ऑप्शंस मिले आप उससे रूट हट जाए, आपका वो आंसर हो। या उससे पहले मैं आपको सही तरीका भी बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक माइनस आपको लेना है। ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर में हम क्या करते हैं, जैसे इस तरीके से तो आपने किया होगा ना, 1/√3 माइनस √2 है अगर, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट साइन लेके इस तरीके, है ना, रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर। सिमिलर केस इसका होता है, इसमें एक हम लोग एक
वैल्यू यहाँ पे माइनस लेंगे, और क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 है और 5 है, तो इस वजह से मैं 2 और 3 को एक साथ रख देता हूँ अभी, और 5 को एक साथ रख देता हूँ। अगर इस तरीके से हमने इसको रैशनलाइज़ करने की कोशिश की तो क्या आ जाएगा? ये हमारा a आ गया और ये हमारा b आ गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे, यानी कि √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो एटलीस्ट एक रूट तो जाएगा ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 2ab, यानी कि 2√6 माइनस 5। तो ये सारा का सारा कट गया। अब मेरे पास बचा क्या, 2√6। तो यहाँ पे मुझे अगेन √6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब मेरा रैशनलाइज़ होगा और ये 12 आ जाएगा, है ना? तो ये ऑप्शन केवल आपको सेकंड ऑप्शन में। तो आप ये समझ जाइए, 2 माइनस वाले साइन तो हो ही नहीं सकते हैं, या 2 प्लस वाले साइन तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है? आपका होगा आंसर क्या? या तो ये या तो ये। तो अभी आपको ऑप्शन मेथड तो यूज़ करना है, बट आपको ये चारों ऑप्शन में हटाने भी हैं ऑप्शन कि क्या मुझे ट्राई नहीं करना है। क्योंकि अभी आपने 1 ट्राई हटा दिया, तो डायरेक्टली 2 आप करते और आपका आंसर आ जाता, आप उसे टिक कर देते। तो हमारा टाइम बच रहा है। ठीक है? मुझे सीएचएसएल के क्वेश्चन वाक़ई में बहुत अच्छे लगे। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, कितना लंबा-चौड़ा क्वेश्चन है। इसे पढ़ने में ही आदमी को आधा मिनट लग जाएगा, है ना? मार्क प्राइस दिया हुआ है ₹300। अब उसने एक सेल निकाली, जिसमें 3 आइटम के साथ 1 आइटम फ्री मिल रहा है। यानी कि 4 आइटम टोटल कॉस्ट जुड़ेगी। 4 आइटम कितने हो गए? 300 के हिसाब से ₹1200 के। 1200 के आइटम थे, इस पे 1 आइटम उसे फ्री मिल रहा है, यानी कि 1200 की चीज़ उसे ₹900 की पड़ी, सबसे पहली चीज़ ये। अब इसके बाद क्या हो रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है जो भी पेएबल है, यानी कि ₹900 पेएबल है, तो इस पे 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, तो 10 हटा दीजिए, 90 हटा दीजिए, तो इसे बेसिकली ₹810 देना पड़ेगा, ठीक है? बट ये कंडीशन है कि 10,000 के ऊपर की शॉपिंग पे ये आपको मिलेगा मौका, ठीक है? और रमेश ने टोटल 18,000 की शॉपिंग की, तो बताइए उसे कितना डिस्काउंट मिला? अब ये जो आखिरी की 2 लाइनें हैं ना, इनका कोई मतलब नहीं। क्या इसी में बच्चे फँसे होंगे? क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है ये इक्वेट करने की। आप यहाँ पे इंटू 20 कर देंगे वैसे तो यहाँ पे ये 18,000 आ जाएगा, और ये इंटू 20 करने पे कितना आ जाएगा, 16,200। बट इतना सब करने का आपको मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन इन्होंने लगाई है, ये कंडीशन केवल इस पे है कि अगर ज़्यादा शॉपिंग करते हैं आप। यहाँ पे रेशियो तो सेम रहेगा, जितना आप बढ़ा रहे हैं 20 का फैक्टर लगा दिया। तो अगर मैं इस हिसाब से भी कैलकुलेट करूँगा तो मुझे एग्ज़ैक्टली वही चीज़ मिलेगी। यानी कि अगर मैं देख लूँ कि 1200 मार्क प्राइस था और मुझे पे करना पड़ा 810, अगर इसी के बीच का मैं देख लूँ डिफरेंस या डिस्काउंट, तो मुझे एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो रहा है, ₹390 की छूट मिली है इसे, ₹1200 टोटल प्राइस था, इंटू 100 कर दीजिए। तो ये कितना आ गया, 390 बाई 12, यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 3 ज़ा जाएगा, 30 बचा, 32.5%। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन से। बात समझ में आ रही है? जो ये कंडीशन दी है, आप ऐसे करेंगे तो भी आंसर सही आएगा। बट क्योंकि ये केवल एक आपको लिमिट दे दिया है कि हाँ, 10,000 के ऊपर ही करना है और 18,000 के हिसाब से बताइए, ठीक है? तो इसमें बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि 18,000 ये वैल्यू लें कि ये वैल्यू लें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। केवल रेशियो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो आपका आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन आया है, काफ़ी कठिन क्वेश्चन नहीं है, बट बहुत लोगों को इसका मेथड नहीं पता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग दिमाग लगाते नहीं हैं। यहाँ पे आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मान लीजिए कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बना होगा, इन चारों वर्टिसेस और कोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको, और एरिया बताना है थ्रू कोऑर्डिनेट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, 1y1, 2y3, 3y3, x4, y4 एंड अगेन x1, ठीक है? और यहाँ पे हाफ लगा देंगे। अभी हमको क्या करना है, हमको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, और ऐसे। ये चारों हमको एक साथ प्लस करने हैं और माइनस करना है फिर बाकी। यानी कि x1 की वैल्यू क्या है, -3। अभी मैं इसके नीचे लिख भी देता हूँ, -3, 2, 5, 4, 7, -6, -5, -4 एंड अगेन -3, 2।
अभी ज़रूरी नहीं है कि यही वाला 2 बार लिखें, आप कोई भी एक चुन सकते हैं जिसे 2 बार लिखें। अगर किसी एक में कोऑर्डिनेट्स में 0 रहता है, तो वो हम लोग 2 बार लिखना पसंद करते हैं। तो ये आ जाएगा -12, -30, -28, -10। एक तो ये आ गया और माइनस करेंगे अपोज़िट वालों से। ये सेम ऐसे ही करना है, तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा 10 + 28 + 30 + 12 ये आ गया। और अभी इनका पूरे का आपको मॉडुलस लेना है। सॉरी, इसका पूरे का मॉड लेना है आपको, क्योंकि मॉड ये कभी भी नेगेटिव में एरिया नहीं आ सकती, और इंटू हाफ कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 42 और 38 यानी कि 80 आ गया, -80 माइनस और ये कितना आ गया 28 और 12 40 70 और 80 है ना, 40 एंड 70 80 अगेन 80 आ गया। तो ये आपका कितना आ गया 160/2 दैट इज 80 स्क्वायर। ठीक है, फिर से देख लेता हूँ मैं, 42 और ये 70 और 10 80। ओके, सो इस तरीके से इसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन का है। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल दिख रहा है बट थोड़ा सा टफ लगा मुझे, क्योंकि जल्दबाजी में आपसे गलती हो सकती है। मैं यहाँ पे मेन ट्रिक बताऊँ, ये जो बार लगा होता है इसे हम लोग को प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है, सबसे पहले इसे आपको सॉल्व। बट इसमें आपको ये जो पिछला साइन है ना, ये कंसिडर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे होंगे, 10-20% बच्चे ऐसे जो ये माइनस साइन कंसिडर कर लेंगे, तो मैं इसे कंसिडर नहीं करूँगा। और ये मैं वापस से एक बार ये इक्वेशन पूरी एज इट इज़ लिख देता हूँ। 3p माइनस p माइनस q माइनस, इस तरीके से इक्वेशन है। अभी मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे p और q की वैल्यू ले लूँगा। ठीक है, मुझे इतना चक्करबाजी करना ही नहीं है। मैं p को मान लेता हूँ 2 और q को मान लेता हूँ 1। ठीक है, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है पहले से। 2 को मान लेता हूँ p और 1 को मान लिया q। अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बार वाले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3। ठीक है, तो 3p माइनस 3p माइनस 3 माइनस pp, अगेन यहाँ पे भी बार है, तो ये क्या हो जाएगा q माइनस p दैट इज 1 - 2 - 1। अभी ये तो हमारा खत्म हो गया, तो p + 1 ये बन जाएगा। अभी मैं सारी वैल्यूज रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6, अगेन ये 6 - 3, 3 2 ज़ा 6 एंड अगेन ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया 3 - 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 -3 -3 ये आ रहा है ना, ये कैंसिल आउट हो गए, 6 बचा आपका। अब आपको वेरीफाई करना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको इस तरीके से मिल रहा है आंसर। यानी कि पी को और क्यू को 2 और 1 रखना है और देखना है कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। पहले में रखेंगे तो क्या आएगा 6 - 1 5 आ रहा है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। दूसरे में रखेंगे तो 2 + 2 4 आ रहा है, ये भी गलत है। तीसरे में रखेंगे तो 2 3 ज़ा 6 + 2 8 आ रहा है, ये भी गलत है। चौथे में रखेंगे 2 2 ज़ा 4 + 1 2 ज़ा 2 6। चौथा आपका सही आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो फटाफट आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 टाइम एंड वर्क का है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बट अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। और मुझे लगा कि टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा 25 क्वेश्चनों में, तो एक क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं जिनके काफ़ी इजी क्वेश्चन आए, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, ज्योमेट्री हो गया। इन सबसे CHSL में बहुत कठिन लेवल नहीं पूछा जाता। बट अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स जैसे परसेंटेज हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गए, इन सबसे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अभी आपको दिया हुआ है ए, एलसीएम मेथड अगर आप सबको पता है तो हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। ए और बी ये दोनों का इंडिविजुअल टाइम आपको दिया है। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम बड़े वाले नंबर के हिसाब से देख लीजिए। तो 80 2 ज़ा 160, ये भी 24 को नहीं काटेगा, और 83 ज़ा 240। तो 240 ऐसा नंबर है जो एलसीएम ले सकते हैं, और इसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके हमारी एफिशिएंसी आती है। क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो यहाँ से एफिशिएंसी ए की आई 10 यूनिट्स पर डे, ये काम करता है। स्पीड इसकी आ गई, और ये 3 यूनिट्स पर डे की स्पीड से काम करता है। ठीक है, और टोटल वर्क हमारा एलसीएम आ जाता है जो होता है 240। अभी कैसे सॉल्व करेंगे,
बोला जा रहा है कि बी 2 दिन काम करता है और फिर ए 1 दिन काम करता है। इस तरीके से चल रहा है। यानी कि बी पहले दिन 3 करेगा, फिर दूसरे दिन 3 करेगा, फिर तीसरे दिन ए आके अकेले 10 यूनिट करेगा। इस तरीके से 3 डे का जो काम है, 3 डे काम इनका कितना हो रहा है? 6 और 10 16 यूनिट्स। 16 यूनिट्स का काम ये लोग कर लिए हैं अगर 3 दिन, और टोटल यूनिट्स कितनी है? 240। अगर मैं 240 को 16 के साथ डिवाइड करूँ, तो आंसर कितना आ रहा है? 15। बट ये 3 दिन का काम है, तो इंटू 3 भी करूँगा इसमें, इसीलिए 45 दिनों में ये लोग इस तरीके से करेंगे। 3 दिनों की एक साइकिल हो गई ना, हर 3 दिन में 16 यूनिट हो रहा है। तो ऐसे तरीके से 15 साइकिल के बाद ये लोग 240 यूनिट करेंगे, और एक साइकिल में 3 दिन है, तो 15 तिये 45। ठीक है? इस तरीके से अल्टरनेट डे का क्वेश्चन करते हैं। अभी ये देखिए, ये क्वेश्चन कुछ वियर्ड तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए इस बार। काफ़ी सिंपल भी हैं जो, मगर एक तरीके से देखा जाए, अगर आपको नहीं आइडिया है, थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है, तो बहुत कठिन भी होंगे आप। एक अर्थ का कंप्लीट रोटेशन बताया जा रहा है 24 घंटे में होता है। तो अर्थ क्या करता है? अपने अराउंड रोटेट भी करता रहता है, और एक सर्कुलर फॉर्म अगर पूरा रोटेट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि वो पूरा 360 डिग्री घूम रहा है। बेसिकली ये हो रहा है। तो 360 डिग्री वो 24 घंटों में अगर घूम ले रहा है, तो 1 घंटे में वो कितना डिग्री घूमेगा? बताइए। 360/24, ये कितना हो जाएगा? 15 यूनिट, यानी कि 15 डिग्री। 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगा। आपसे बोल रहा है बताइए कितना एंगल वो टर्न करेगा 3 घंटे और 30 मिनट, यानी कि 7/2 आवर्स। तो इंटू 15 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 105/2, यानी कि 52.5। आंसर 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आप सही तरीके से देख लेंगे, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको वोटिंग के क्वेश्चन में ही कभी दिक्कत नहीं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? आपको दिया हुआ है एक इलेक्शन है जिसमें 3 कैंडिडेट्स हैं, ए, बी और सी, जिसमें 10% वोट ही नहीं दिए हैं, और उसके बाद सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं क्या करूँगा, मैं मान लेता हूँ टोटल वोटर्स हैं 10,000। यहाँ से 10% आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने वोट नहीं दिया, बचे कितने? 9,000। ध्यान से देखिएगा एकदम एंड तक। अभी ए, बी और सी 3 लोग हैं, तीनों में बटेंगे ये वोट्स, ए एंड, बट कैसे रहे? ए को मिले 45% वोट, यानी कि इसका 9,000 का 45% आपको निकालना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 45 इंटू 9 देख लेते हैं। ये कितना आ रहा है? 45 36 4050। ए को मिले 4,050 वोट्स। ऐसे ही बी और सी को कितने मिले? 35 और 20%। तो 35% अभी कितना हो जाएगा? 35 इंटू 9 कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 27 और 45 36, तो 50। और बचे हुए वोट सी को मिलेंगे, तो 20% 9,000 का डायरेक्टली 9 दूनी 18, 1800 वोट्स। इसके बाद अगेन बोला जा रहा है कि 30% जो ए को वोट मिले और 20% जो बी को वोट मिले, उन्हें इनवैलिड करार दिया गया, और सी के सारे वोट वैलिड थे। यानी कि इसका भी अगेन आप क्या करेंगे? 70% निकालेंगे, क्योंकि 30% इनवैलिड हो गए, है ना? तो इसका 70% वैलिड है ए के लिए, बी का 80% वैलिड है, और सी का 100% वैलिड है। ठीक है? अभी ध्यान से देखिएगा, अभी ट्रिक खत्म नहीं हुई है। ठीक है? अब मेन पार्ट आने वाला है। यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया 70%, इसका कितना हो जाएगा? 405 इंटू 7, यानी कि ये 35, ये 28। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा? इंटू 8, यानी कि ये 40 12 2520, है ना? और ये कितना आ जाएगा? 100% है, तो ये 1800 ही रहेगा। अभी आपको एक्चुअल में क्या दिया है? ए को 882 वोट ज़्यादा मिले, ए को 882 वोट ज़्यादा मिले, बट यहाँ पे तो कुछ अलग ही टर्म आ रहा है। ठीक है? यहाँ अलग ही टर्म आ रहा है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। 2835 ए के हुए, 2520 बी के हुए, और 1800 सी के हुए, है ना? अभी आपको कुछ नहीं करना है, सबके आगे एक्स लगा दिया, एक्स। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबके आगे एक्स लगा दिया, तो हो गया मेरा वेरिएबल। और जैसे ही मेरा वेरिएबल हुआ, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? इन दोनों के बीच का फ़र्क 882 है, यानी कि 2835 एक्स माइनस 2520 एक्स, इसका वैल्यू है 882। यहाँ से ये कितना आ गया?
315x का वैल्यू आ गया 882 और आपको चाहिए क्या ये बताइए कितना c को मिला, यानी कि आपको 1800x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कितनी हो गई 882 बाई 315, आपको 1800x की चाहिए तो इंटू 1800 कर दीजिए और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना है केवल, यहाँ पे 9 से ही कर देंगे तो ये 2 टाइम्स चला गया और ये चला जाएगा 35 टाइम्स। अगेन करेंगे तो ये 7 से जाएगा और ये चला जाएगा 40 से, अगेन 7 को इससे करेंगे तो 1 2 एंड तो कितना आ गया 126 इंटू 40, 126 इंटू 40। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं बता दे रहा हूँ 126 इंटू 40 लास्ट में आ रहा है और 6 इंटू 40 40 आएगा लास्ट 2 डिजिट्स, ये केवल सेकेंड ऑप्शन में है तो यहाँ से डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इसको नॉर्मली एक्स लेके जाते तो एटलीस्ट एक बार, दो बार, तीन बार परसेंटेजेस यूज हो रहे हैं, तो फिर आपका ये इतना लंबा चौड़ा फ्रैक्शन आता कि आपको उसी में टाइम लगता जाता। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं लंबा सा डिजिट यहाँ पे एज्यूम करता हूँ ताकि मेरा यहाँ तक भैया नंबर्स में ही चले, फ्रैक्शन ना आए, और जैसे ही उसने रियल वैल्यू दी एक्स लगा दो हर तरफ, आपका काम हो जाएगा वोटिंग का। ये क्वेश्चन मुझे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लगा और पर्सनली कोई कैसा भी कहे, बट मैं आपको बता दूं मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मुझे इसमें खुद एक्चुअली कम से कम 15-20 मिनट लग गए कि कैसे इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, और कोई भी हो, अ, मैं ये कहना चाहता हूँ इस माध्यम से कि हर किसी को एक अच्छे सवाल में टाइम लगना भी चाहिए और लगता भी है ना। आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए एक्स, एक तो ये दिया है और एक ये सेकेंड इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस सी इज इक्वल टू डी। अब इसके हिसाब से आपको ये सारे ऑप्शंस, ठीक है, आपको कोई कंडीशन नहीं दी है, आप यहाँ पे कोई एक आध चीज़ों की वैल्यू का एज्यूम भी कर सकते हैं, बट मैंने सारी चीज़ें करके देखी, आप ट्राई कीजिएगा, तो मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने ध्यान से देखा कि यार इस टाइप के क्वेश्चन अगर सी और डी को हटा दें और कोई वैल्यूज से रिप्लेस कर दें ए बी सी डी की जगह, और फिर मैंने इमेजिन किया तो मुझे पता चला कि यार ये तो वो टाइप के क्वेश्चन है इसमें आपको इक्वेशन दी रहती है ना ये इस तरीके से, और हमें डिवाइड बाई एक्स करना है ताकि मुझे एक्स प्लस 1/x फॉर्म में मिल जाए, है ना। ये कुछ उस टाइप का क्वेश्चन था, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में और आपको सोचना कि यार मुझे वैसे करना और फिर डायरेक्ट ऑप्शंस तक पहुंचना जो इतने टफ हैं, मुझे सबसे टफ क्वेश्चन ये इन 25 क्वेश्चन का लगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ CHSL 2021। आप भी अपने तरफ से कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे कठिन लगा इस पूरे 25 क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट CGL मेंस में ये क्वेश्चन आने वाला है, ये मैं अभी से बता, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिवाइड बाई एक्स करेंगे तो एक्स प्लस ए माइनस बी बाई एक्स इज इक्वल टू 0 मिला, यहाँ से एक्स माइनस बी बाई एक्स आपको ए मिल जाए। ठीक है, और अगर इसका अब यहाँ पे भी सेम चीज़ हम करेंगे तो एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस सी इज इक्वल टू डी बाई एक्स क्यूब, यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स क्यूब माइनस डी बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी माइनस सी। ये दोनों इक्वेशन मिली, यानी कि मुझे क्यूब पे जाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से करना है। अब फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस 1/x से अगर मुझे क्यूब पे जाना है तो फॉर्मूला होता है के क्यूब माइनस 3, या आप सीधे क्या कर सकते हैं इसका क्यूब ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड सा इक्वेशन है, सारे वेरिएबल्स हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने क्यूब ले लिया, यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स क्यूब माइनस बी बाई एक्स होल क्यूब माइनस 3ab होता है तो ये 3b बचेगा, एंड अगेन x माइनस बी बाई एक्स बचेगा अंदर तो वो हो जाएगा a, माइनस a होगा, ये माइनस a हो जाएगा, ये माइनस a उधर जाके माइनस हो इज इक्वल टू माइनस a क्यूब। क्या आ गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं ऊपर का अब रब कर रहा हूँ। ठीक है, जगह मेरे पास कम है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अभी हम इस फॉर्म पे पहुँच चुके हैं। आपको ये मिल गया, यानी कि एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब बाई एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3ab उधर जाएगा, यानी कि माइनस ए क्यूब माइनस 3ab,
और इसको अगर आप यहाँ रखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस डी बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी आया। अब मैं यहाँ पे देखिए मुझे कोई कंडीशन नहीं दी है, ए बी सी डी के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपना एज, ठीक है, यही शॉर्टेस्ट वे था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे बी और डी को आप इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब इज इक्वल टू डी। दोनों इक्वेशन को आप एग्जैक्टली सेम रख देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, बी क्यूब इज इक्वल टू डी, और क्या आ जाएगा, माइनस साइन हटाएंगे तो सी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3। यही आपका आंसर है, ऑप्शन 3, ये आपका सही उत्तर है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। अलजेब्रा चैप्टर का क्वेश्चन था ये। अभी एवरेज का क्वेश्चन ले लेते हैं। एवरेज के भी 2 क्वेश्चन हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग ले नहीं सकते थे, तो इस वजह से एवरेज का एक क्वेश्चन तो लेना ज़रूरी था। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये, बट मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, और कैलकुलेशन इसमें थोड़ी कठिन है, तभी दिया हुआ है राउंडेड ऑफ। 15 15 एथलीट हैं, उनका एवरेज आपको क्या दिया है, 60। अगर 4 और एथलीट इसमें ज्वाइन करते हैं, जिनका एवरेज कितना है, 63, तो ये बताइए नया एवरेज क्या होगा। तो अभी टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 19। हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से मैं सिखाऊंगा, नॉर्मल तो कोई भी कर लेगा, 60 इंटू 15 प्लस 63 इंटू 4/19। नॉर्मल नहीं करना है हम लोग को। ये बताइए कि जब ये इनका एवरेज ओरिजिनल एवरेज से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, यानी कि ये 12 एक्स्ट्रा जब ये लोग ग्रुप में जाएंगे तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ये 12 की वैल्यू, ठीक है, ये 60 के एवरेज को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, टोटल जितना भी बढ़ाना है वैल्यू अपॉन जितने मेंबर्स फाइनली बनते हैं अपॉन 19, ये आपका डेविएशन होगा, प्लस इनिशियल एवरेज कर दीजिए, ये आपकी वैल्यू होगी। अब क्योंकि ये वैल्यू आपको पता है 60 पॉइंट समथिंग आएगी, और क्योंकि 19 का हाफ कितना होता है, 9.5, तो ये 60.5 से तो बड़ा है, 60.6 या कुछ होगा, है ना, 60.6 या 60.7, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या होगा, 61। यहाँ पे देखिए आपको 60 भी दिया है और 61 भी दिया है, तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ डेविएशन के थ्रू आप ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो ये फ्रैक्शन आप बनाते हैं डेविएशन वाला, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है अपॉन जो फाइनल मेंबर्स हैं, वो आप रेशियो आपको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया है 2 टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं एक कंपनी में, एक वर्कर्स हैं और ऑफिसर। तो ये वर्कर्स हैं मान लेते हैं, और ऑफिसर्स हैं मान लेते हैं। आपको दिया है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑफिसर इज 78,000 मोर देन एम्प्लॉय, यानी कि इन दोनों को मिला के एम्प्लॉयज़ बनते हैं, और एम्प्लॉयज़ की भी एवरेज कुछ सैलरी है अपने आप में, यानी कि अगर इसकी एवरेज सैलरी एक्स मान लें तो इनकी एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 78,000। और ऐसे ही वर्कर्स की एवरेज सैलरी कितनी दी है, एम्प्लॉय की सैलरी ज़्यादा है वर्कर से, यानी कि इनकी एम्प्लॉयज़ की एवरेज से भी 42,000 कम है। कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अभी आपको बताना है, ये बताइए परसेंटेज ऑफिसर्स कितने हैं, परसेंटेज ऑफिसर्स कितने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से सॉल्व करवाऊंगा, अगर आपको एलिगेशन नहीं भी आता है तो चिंता ना कीजिए। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वर्कर्स, तो इनकी एवरेज इनकम लिखनी है, इसकी कितनी थी, एक्स माइनस 42,000, और इसकी कितनी है, एक्स प्लस 78, और ऑल ओवर इन दोनों को मिला के कितना एवरेज बन रहा है वो बीच में लिखते हैं, तो वो है एक्स, एवरेज इनकम ऑफ एम्प्लॉय, एक्स लिए जो हमने, और इस तरीके से एरोज बनाते हैं। आपको बड़े में से छोटा माइनस करना है और ऐसे क्रॉस डायरेक्शन जाना, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 78,000, ऐसे ही जब इधर जाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 42,000, और ये आपका फाइनली रेशियो बनता है वर्कर्स इज टू ऑफिसर्स, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर तरीके से, और ये कितना आ गया 39, और ये आ गया 20। 39:21 आपका रेशियो है वर्कर इज टू ऑफिसर्स का, तो यानी कि मैं मान लेता हूँ 39 वर्कर्स हैं, 21 ऑफिसर्स हैं, तो टोटल कितने हुए, एम्प्लॉयज़ कितने हो गए, 60 एम्प्लॉयज़ हो गए। आपको रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑफिसर्स बताना है, यानी कि 21/60 इंटू 100 करना है। ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 5, यानी कि 35%। ठीक है, बात समझ में आई। एलिगेशन कभी कभी काफ़ी इजी कर देता है आपके क्वेश्चन को, जहाँ पे भी आप देखें कि फाइनल एवरेज आपको कुछ दिया है, कुछ इनिशियल एवरेज अलग अलग दिया है, तो वहाँ पे आप एलिगेशन। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये भी देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है।
आपको दिया हुआ है तनवीर जी हैं एक, जिन्हें 32% डिस्काउंट मिल रहा है मार्क प्राइस पे, बट वो कैश पे होना चाहिए। अगर वो क्रेडिट कार्ड पे करेंगे तो 1.2 एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा मार्क प्राइस पे। तो अभी क्या हुआ, तनवीर ने 75% कैश दिया और बाकी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। आपको बताना है कि मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में कितना फाइनल पेमेंट उनका बना। ठीक है, तो मान लेते हैं अगेन कि 10,000 मार्क प्राइस है, क्योंकि काफ़ी सारे परसेंटेजेस हैं तो मुझे लग रहा है 10,000 ले लेते हैं। इसमें से 75% इन्हें कैश से देना है और बाकी ये 2500 इन्हें किससे देना है, ये 2500 कार्ड से देना है। अब क्योंकि ये 7500 इन्होंने कैश से दिया है, इस पे इन्हें 32% डिस्काउंट मिलेगा और ये 2500 इन्होंने कार्ड से दिया है तो इस पे इनका 1.2% भी लगेगा। यहाँ से इसका 32% निकालना है, यानी कि 7500 का 68% आपको निकालना है बेसिकली, 75 इंटू 68। इसे लिख सकते हैं 75 इंटू 70 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4900 3500, 5350 माइनस 5250 माइनस 150, यानी कि 5100। यह आ गया 5100 एंड इस पे आपको 1.2% यानी कि 25 इंटू 12 300 होता है, तो ये 30 रुपये, 30 रुपये बढ़ा के देना है, तो ये कितना हो गया, 2530 रुपये आपको देना है। टोटल कितना हो गया, 7630 रुपये। 7630 रुपये आपको देना है 10,000 के रिस्पेक्ट में, तो कितना परसेंट हो गया, 76%। ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, बट थोड़ा सा हटके था, डिफरेंट क्वेश्चन था। अभी तक इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा सीजीएल में भी नहीं पूछे गए, ना सीपीयू में। अभी ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको हाथ भी नहीं चलाना है, थ्योरी क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी सालों बाद ऐसा हुआ होगा सीजीएल में कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया। अभी आपको ये क्वेश्चन डालने का मतलब बस इतना सा था कि आपको सब चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रिक सीखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे क्या करना है, कैलकुलेशन सीख लिए और आपके नंबर आ जाएँगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी तो 2 नंबर आपके गए थे यहाँ, है ना? और 2 नंबर बहुत ज़रूरी होते हैं, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है वे ऑफ पंचिंग डेटा दैट एक्जिबिट्स द वेरिएबल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, यानी कि आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, डेटा स्टैटिस्टिक्स की बात की जा रही है। फ्रीक्वेंसी को एफ बोलते हैं, वेरिएबल्स को एक्स बोलते हैं, और ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनती है और इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिंपल सा पता चल रहा है, रॉ डेटा हो नहीं सकता है, अरे हो नहीं सकता है, ये सब तो कंप्यूटर रिलेटेड कुछ लग रहे हैं। और अरे को इसके में भी कहते हैं कि जो वो सेट ऑफ वैल्यूज होती है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन ये तो पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, लॉजिक इसमें भी लगा सकते थे, बट बच्चों को, कुछ कुछ बच्चों को लगा होगा ये क्या एकदम से पूछ लिया, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। और एक और बात, डेटा स्टैटिस्टिक्स, अभी तक केवल डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आ रहे थे पिछले कुछ सालों से, ग्राफ वाले। इस बार सीएचएसएल में डेटा स्टैटिस्टिक्स का भी एक क्वेश्चन आया, इसमें टेबल दिया और ये वाला डायग्राम फॉर्मूला यूज हुआ है। तो आपको ये वाला डेटा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, जिसमें मीन मीडियन मोड होता है, वो भी कवर करके जाना है सीएल के लिए, या नेक्स्ट जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए। अगेन देखिए, एवरेज का क्वेश्चन है। ए एवरेज है 10 स्टूडेंट्स का, ठीक है, ये 10 स्टूडेंट्स का एवरेज है, और A+8 एवरेज है 15 स्टूडेंट। ठीक है, जिसमें ये 10 ऑलरेडी इंक्लूडेड है और 5 अलग हैं। आपको बता रहा है कि टोटल मार्क्स इनके क्या है, एक्स, और टोटल मार्क्स इनके क्या है, वाई। टोटल मार्क्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इनका रेशियो भी आपको दिया है, यानी कि 10A अपॉन 15A+8 का रेशियो आपको दिया है 3/5। आपको ये A+X+Y की वैल्यू बतानी है। अभी ये क्वेश्चन देखिए बड़ा ही सिंपल था, बट कभी-कभी क्या होता है, नए टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चे फँस जाते हैं। तो मुझे उम्मीद यही है कि बच्चों को डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में, बट अगर हुई हो, इस केस में मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया, और इसका आंसर 1992 है। इसको आप खुद से सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ईज़ी सा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आपको ए से एक्स और वाई की भी वैल्यू मिल जाएगी, और वहाँ से आपको तीनों का एडिशन करना है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन।
रेशियो एंड मिक्सचर का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है x और y का रेशियो है 5:3, है ना? और इसमें से 6 लीटर हटा लिया जाता है, ठीक है? 6 लीटर हटा लिया जाता है और उतना ही 6 लीटर का कंप्लीट y मिला दिया जाता है, ठीक है? कंप्लीट y मिला दिया जाता है और नया रेशियो क्या हो जाता है 5:7, ठीक है? तो यहाँ से ये मान लेते हैं 6 हटाने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 लीटर प्योर y का मिलाया जाता है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर इसका टोटल कितना आ रहा है? अगर मैं मान लेता हूँ ये 5A है और ये 3A है, ये हो गया 8A और ऐसे ही इसे B मान लेता हूँ, ठीक है? इसके साथ काफ़ी ट्रिक्स भी है, बट मैं मेरा काम यहाँ है कि आज जो 25 क्वेश्चन कर रहे हैं उसका थ्रू आउट एकदम एक्स-रे कर दिया जाए, ठीक है? लॉजिक समझ में आ जाए। तो ये बताइए, अभी इसमें से 6 लीटर हटाया है और 6 लीटर बढ़ाया है, तो ओवरऑल इनकी वॉल्यूम तो सेम रहेगी, तो 8A बराबर 12B हो जाएगा और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, A/B बराबर 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि A की वैल्यू 3 ही हो और B की वैल्यू 2 ही हो, बट ये रेशियो मुझे मिल गया। अब मैं मान लेता हूँ कि एक बार इनकी वैल्यू 3 और 2 है, तो A क्या आ जाएगा 15 और 9 और ऐसे ही B आ जाएगा कितना 15 सॉरी 10 और 14, ठीक है? ये आपका आफ्टर रिप्लेसमेंट है, बिफोर रिप्लेसमेंट, ठीक है? बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में अगर आप देखें, जब मैंने 6 लीटर इसमें से हटाया, तो 6 लीटर में y को कंपेयर कीजिए, ठीक है? y का 6 लीटर में से कितना पार्ट रहा होगा 3/8, 3/3 + 5, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो y का कितना जा रहा था बेसिकली 3/4, 9/4 दैट इज़ 2.25, तो इतना y हटा उस 6 लीटर में और बाद में 6 अगर लीटर y का ऐड किया गया तो ओवरऑल y का कितना एडिशन हुआ 3.75 लीटर, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। अब पौने 4 लीटर y का ऐड हुआ है, बट इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैंने a और b की वैल्यू 3 और 2 पुट की है, तो फिर क्या हो रहा है 5 लीटर y का डिफरेंस दिखा रहा है दोनों में। अब यही चीज़ मुझे करनी है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या बताना है? x का इनिशियल कॉम्बिनेशन बताना है। तो यानी कि x इनिशियली 15 है वैसे तो, 15 है, बट ये 15 किस वजह से आ रहा है? 15 ये इस वजह से आ रहा है जब हमने डिफरेंस लिया है 5y का, बट एक्चुअल डिफरेंस क्या है 3.75। आपको बस ये कर देना है, एज्यूम्ड रियल अपॉन एज्यूम्ड वैल्यू, इसका रेशियो निकाल के इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको जिसके से साथ भी आप किए हैं, जैसे 15 के साथ आपने किया है तो उसका आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? और भी तरीके हैं, इसको एलिगेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपने मान लिया पहले 6 लीटर जो हटाया है वो हटा दिया, उसके बाद भी रेशियो तो 5:3 रहेगा इनका, ठीक है? ये 6 लीटर मैंने सोच लिया कि ये पहले ही हटा दिया और अभी रेशियो नया रेशियो कितना हो गया 5:7, ये 6 लीटर्स मिल रहे हैं, तो इसका भी शॉर्टकट है, ठीक है? बट वो सारे सीधे-सीधे आपको रटवाते हैं कि क्या ट्रिक है। यहाँ पे एक्चुअली आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है ना? तो ये आप इस मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन भी एक लाइन का बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। आपको काफ़ी बच्चे इसमें गलती किए होंगे मुझे पता है। एक प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है अगर सेलिंग प्राइस डबल हो रहा है। मैं क्या करूँगा सेलिंग प्राइस को मान लेता हूँ एज़्यूम 100, 100 से बढ़कर सेलिंग प्राइस डबल हो जा रहा है यानी कि 200 हो जा रहा है। और अगर प्रॉफिट मुझे नहीं पता कितना था, तो प्रॉफिट P था तो अभी प्रॉफिट क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है, 3P हो जा रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट यानी कि 100 माइनस P और ये हो जाएगा 200 माइनस। कॉस्ट प्राइस दोनों ही केस में सेम रहेगा। यहाँ से P की वैल्यू क्या आ गई 50 और CP की वैल्यू क्या आ गई, ये भी 50 आ गया। यानी कि 50 कॉस्ट प्राइस है और 50 ही आपका प्रॉफिट भी है, यानी कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 100%।
यहाँ पे गलती की बात जो मैं कर रहा था, वो बच्चे यहाँ गलती से 50 लगा के आ जाते हैं, क्योंकि फिर वो सेलिंग प्राइस में देखते हैं कि ₹100 का सेलिंग प्राइस था, ₹50 फ़ायदा था। कभी-कभी ये मिस्टेक हो जाती है, बट सही आंसर 100%। ये वाला क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी ट्रेन्स हैं 2, एक 230 मीटर की, एक 240 मीटर की, इनके बीच में एक दूरी है, ठीक है? कभी भी दूरी वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, बट इस बार पूछा गया है। ये मान लेते हैं 230 मीटर वाली है और ये 130 मीटर की दूरी है और ये 240 मीटर वाली है। इस तरीके से ये अपोज़िट डायरेक्शन में मूव करने जा रहे हैं, ठीक है? पैरेलल ट्रैक्स हैं, 160 की स्पीड इसकी है, 200 की स्पीड इसकी है। कितने टाइम में क्रॉस करेंगे? तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन में क्या बताया मैंने? रिलेटिव स्पीड क्या होती है? अगर ये लोग अपोज़िट डायरेक्शन में, तो प्लस हो जाएगी, यानी कि 160 प्लस 200, 360 और ये मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो इंटू 5/18 कर दीजिए। ये कितना आ गया? 100। 100 मीटर पर सेकंड की इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? दोनों ट्रेन की डिस्टेंस पहले हम लोग लेते थे और अभी क्योंकि 130 मीटर बीच में भी डिस्टेंस है, इस वजह से रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 230 प्लस 130 प्लस 240, ये कितना आ गया? 500 और 60 और 40, 100, 600। 600 मीटर का डिस्टेंस आ गया। अभी क्वेश्चन ईज़ी है, क्या करना है? टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 6 सेकंड का टाइम लगेगा इन्हें एक दूसरे, यही था अपना क्वेश्चन। बट अच्छा क्यों था? क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक पूछा नहीं गया है। अभी आपसे अगले एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाना है। ये वाला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, नंबर सिस्टम का भी ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक नंबर है इस तरीके से, आपको दिया हुआ है n की सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू आपको बतानी है और ये नंबर 72 से डिविजिबल, 72 से डिविजिबल है, यानी कि आपको यहाँ पे 8 की और 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। सबसे पहले 8 की चेक करेंगे लास्ट 3 डिजिट में, 8 n 6। अभी ये n की जगह अलग-अलग नंबर आपको रख के देखना है, कौन-सा ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट डिजिट 6 है, तो आपको ये पता होना चाहिए 8 की टेबल में ऐसे कौन-कौन से नंबर्स हैं जिसमें लास्ट डिजिट 6 आता है। एक तो 16 आता है, फिर 56 आता है, ठीक है? दोनों के बीच में गैप कितना है? 40 का। तो यानी कि 816, 856 ये दोनों 8 से डिविजिबल हैं, क्योंकि पहला नंबर तो पूरा डिविजिबल है। 102 कुछ इस हिसाब से आएगा, ऐसे ही ये 107 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो। अभी यहाँ पे एक नंबर छूट रहा है, ठीक है? 816 हमें मिल गया, 856 हमें मिल गया, बट यहाँ पे 896 भी आएगा, ठीक है? आप ध्यान से देखें तो 8 की ट्रिक क्या होती है? 40-40 अगर मिडिल नंबर है तो, आप 40-40 ऐड करते जाइए, तभी मिडिल नंबर चेंज होता जाएगा और बाकी 2 नंबर सेम रहेंगे। क्योंकि 8 5 ज़ा 40, ये 8 का ही मल्टीपल है। 1, 5 और 9 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, यानी कि 5 आ गया। n की वैल्यू 5 आ गई। अभी 9 के लिए सम ऑफ डिजिट्स होने चाहिए 9 n के बराबर। तो ये 9 हो गया, अगेन ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। ये आ गया 27, अगेन ये 14 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये 27 वालों को तो हटा दीजिए, 14 और 5 19। लास्ट 3 नंबर्स का सम आपका 19 आ रहा है। आप पूरे का भी ले सकते हैं, बट क्योंकि ये ऑलरेडी 27 के बराबर आ गए हैं, इसमें केवल p बचा है। तो इनको मुझे अगेन 9n के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो इसमें मैं 8 जोड़ दूँ, p में अगर 8 जोड़ दूँ, तो फिर 19 और 8 27 मुझे मिलेगा। इससे ज़्यादा तो डबल डिजिट में जाना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। तो p की वैल्यू 8 आ गई। आपको चाहिए क्या? 2p - 1 की वैल्यू, यानी कि 16 - 1। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, पहली बार मुझे लग रहा है कुछ सालों में हेरॉन्स फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। सिंपल कैलकुलेशन है, बट आपको दिया है एक साइड 9 है, एक साइड 17 है और पेरीमीटर 36 है, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी? 36 में से 17 और 9 माइनस करेंगे, यानी कि 26 माइनस करेंगे तो 10 आ गई। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, ये श्योर है हम लोग, और आपसे एरिया पूछ रहा है। यहाँ पे मुझे हेरॉन्स फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। या तो मुझे थीटा पसंद पता हो किसी 2 साइड के बीच में, या तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल मिला हो या परपेंडिकुलर पता हो।
कुछ भी नहीं है तो फिर हम लोग हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे, और हेरॉन्स फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, एस हाफ पेरीमीटर का, यानी कि 18 इंटू 18 माइनस 9 9, 18 माइनस 17 1, 18 माइनस 10 8। ये कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। 9 इंटू 2 इंटू 9, 2 इंटू 2, सबको ब्रेक कर लिया मैंने, तो ये 9 का एक पेयर बाहर आया और 2 के 2 पेयर बाहर आए, यानी कि 36। ये इस वजह से डाला है क्योंकि आप प्रिपेयर रहें, हेरॉन्स फार्मूला के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगले टाइम। क्वेश्चन नंबर 23 रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस बार रेस और काफ़ी शिफ्ट्स में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आध क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। ये देखते हैं। रिया और प्रेरणा दो लोग हैं। क्या रिया क्या कर रही है, रिया प्रेरणा से तेज दौड़ती है 3/2 यानी कि 1.5 टाइम्स, ठीक है। और रिया ने प्रेरणा को एक रेस में लीड दे दी 100 मीटर की, यानी कि रिया 100 मीटर पीछे खड़े होके स्टार्ट करेगी इस रेस को। आपसे बोला जा रहा है अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो कितनी देर बाद ये दोनों एक साथ खड़े हो जाएंगे, यानी कि कितनी देर में रिया प्रेरणा को क्रॉस करेगी, ये बात पूछी जा रही है। अब इसकी स्पीड अगर x है तो रिया की स्पीड है 1.5x। मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे कोई कंडीशन दी नहीं है। मैंने मान लिया प्रेरणा की स्पीड अगर 10 है तो रिया की स्पीड कितनी है, 15। रिलेटिव मोशन चल रहा है, दो क्वेश्चन पहले ही रिलेटिव मोशन किया था। इन दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर का। इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है, माइनस होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है 10, तो 15 माइनस 10 5। यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा इन लोग को क्रॉस करने में, 100/5, यानी कि 20 सेकेंड में रिया इसको क्रॉस कर लिया। और रिया की स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड की। 15 इंटू 20, इसे कितना टाइम लगेगा, 300। अगर वही चीज़ आप कुछ और लेंगे, मान लीजिए इसे आप लेते हैं 20, इसे आपने ले लिया 30, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। हर केस में कुछ भी आप एजम्पशन करेंगे, इस रेशियो में बस रहनी चाहिए स्पीड, तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अगेन बहुत ही सिंपल सा, छोटा सा और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए कितने छोटे-छोटे दिए हैं, और आपको यहाँ पे पूछ क्या-क्या रहा है। आपको इसका स्क्वायर करना है सबसे पहले। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो लेट्स सी क्या मिलता है। तो ये मुझे मिलेगा 2 प्लस रूट 3 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट। इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 4 प्लस 2, ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस, ये कितना हो गया 4 प्लस 2 6। ये वैल्यू आ गई 6। और ऑप्शन में ये मैंने स्क्वायर किया है बेसिकली, तो ऑप्शन में इसका अगर अंडर रूट ले लिया जाए तो ये ऑप्शन मेरा सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 1। रूट 6 का स्क्वायर हुआ है ना यहाँ पे 6, और इसका भी हमने स्क्वायर किया है, तो दोनों के स्क्वायर बराबर हैं तो दोनों के रूट भी बराबर होंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला में भी पता हो कि ना हो, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको दिया है। एक आर्क है एक सर्किल का जो 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है, आपको ये लेंथ दी है, रेडियस नहीं दिया है इस बार, और ये 28.8 डिग्री बना रही है सेंटर पे। आपको क्या चाहिए, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला ही यही होता है, कोई भी सेक्टर है, ये एक तरीके का सेक्टर है, सेक्टर की आर्क लेंथ एल का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। आपको ये एल दिया हुआ है 18, और आपको 2πr की वैल्यू पूछ रहा है, रेडियस भी नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट ये पूछ रहा है। तो आपको 360/θ करना था, 18 इंटू 360/θ, ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 18 इंटू 360/28.8, तो एक ज़ीरो ऊपर ऐड कर लीजिए। 18 से इसे लेके जाएंगे तो ये आ गया 1 16, अगेन इसको लेके जाएंगे तो ये कितना आ गया 2, अगेन 2, 225 सेंटीमीटर। तो ये हमारे CHSL के सबसे कठिन 1050 क्वेश्चन थे। सारी रिव्यू होने के बाद 25 क्वेश्चन मिले मुझे। इसमें डीआई के क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हैं, डीआई के भी कुछ अच्छे क्वेश्चन 24 मई की शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। उसके अलावा ज्योमेट्री के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बीच में,
बहुत ईजी लेवल के पूछे जाते हैं। सीएचएसएल में कभी ज्योमेट्री रिलेटेड टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। केवल कैलकुलेशंस रिलेटेड जो चैप्टर होते हैं उनके कठिन क्वेश्चन होते हैं। यहाँ हमने सीआईएसआई का भी कोई क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि सीआईएसआई आपसे सीजीएल में ऑलरेडी इतने हाई लेवल के पूछे जा चुके हैं कि मुझे यहाँ कोई क्वेश्चन ऐसा लगा नहीं कि जो बताने लायक है आपको नए तरीके से। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ज़रूरी हैं। अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये कंटेंट अच्छा लगे, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो मुझे सब्सक्राइब आप कर सकते हैं फ्यूचर कंटेंट के लिए। मैं मैथ्स का इस तरीके से रेगुलर कंटेंट अपडेट करता रहता हूँ, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवेज़, आरआरबी, आप सभी बच्चे अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइज़, एंड आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट